नमस्कार। इस मैराथन बहस में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। जी हाँ, मैराथन बहस एक्चुअली आज 12 चैनल अलग अलग यूट्यूब पे जो विराजमान हैं उन 12 चैनलों का अलग अलग घंटों में एक मैराथन बहस चल रही है, जिसमें से डीवी लाइव इस 3 से 4 यानी अभी से लेकर 4 बजे तक लगातार आप तक टैक्स माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जो वोट चोरी है उस वोट चोरी पर बहुत सारे खुलासों के साथ आपके साथ मौजूद रहेगा। खुलासे ये कि हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी होंगे जो अपनी बात अपने विचार रखेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर जो कुछ हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, किधर जाने वाला है। आप जानते हैं कि टैक्स चोरी को लेकर लगातार टैक्स चोरी नहीं बल्कि देखिए बार बार टैक्स चोरी मैं कह रहा हूँ, या अभी तक टैक्स चोरी की ही बात होती थी देश में, लेकिन अब बात जो है वो वोट चोरी की होने लगी। तो एक नया टर्म आ गया है, तो इसलिए इस टर्म को थोड़ा सा समझने और जुबान पर लाने में भी टाइम लगेगा। तो ये जो वोट चोरी है, इस वोट चोरी को का खुलासा जो है वो किया था राहुल गांधी ने, और 7 तारीख को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपने देखा दुनिया भर के अलग अलग मीडिया के जरिए इस चीज को प्रसारित किया गया, लेकिन इसके बाद, इस खुलासे के बाद जो बातें सामने आई हैं वो बिल्कुल आपको चौंकाने वाली बातें हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एसआईआर को लेकर हुई, और एसआईआर में जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई एसआईआर की सुनवाई जो हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस सुनवाई में विपक्ष की बड़ी जीत हुई है। तो एक ऐसी बात, ऐसी खबर, ऐसी कहानी जो धीरे धीरे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में सत्ता पक्ष को और चुनाव आयोग को मुंह की खानी पड़ती है, और उसके बाद जब ये अब जन तक ये बात पहुंचती है, जनता तक पहुंचती है, तो इसकी दिशा क्या है, जनता इसे किस दिशा में इस पूरी बात को, पूरी कहानी को ले जाएगी, ये शायद बिहार चुनाव के रिजल्ट से पता चल जाएगा। लेकिन रिजल्ट से पहले जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने जा रहा है, इस पर एक महाबहस, मैराथन बहस चल रही है, और तमाम अलग अलग चैनलों पे आप इस बहस को देखेंगे। हमारे बाद भी कुछ चैनल इस पर बहस करेंगे, और हमारे से पहले भी कुछ चैनल सुबह 10 बजे से लगातार बहस कर रहे हैं। इनिशिएटिव हमारे वरिष्ठ साथी आनंद वर्धन सिंह की है ये इनिशिएटिव। उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मैराथन बहस का जो एक आइडिया है वो जनरेट किया, और हम सब इस आइडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर जो वोट चोरी का मामला है उसमें कांग्रेस पार्टी लीड ले गई है। कांग्रेस पार्टी, और उसमें भी खासकर राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। जब राहुल गांधी का जिक्र आता है तो सिर्फ कांग्रेस तक ही वो सीमित नहीं रह जाते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता संसद में हैं, लोकसभा में हैं, और विपक्ष का नेता न सिर्फ अपने दल का नेता होता है बल्कि तमाम विपक्षी दलों का नेता होता है। उसका काम सबके लिए, सबके हित में काम करना होता है, और यहां राहुल गांधी वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा खुलासा तब किया था जब महाराष्ट्र में, आप याद कीजिए कि वोटों की चोरी हुई थी, उनका अंदेशा था। उसके बाद कुछ आंकड़ों के साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उनके साथ 2 और भी सदस्य थे, लेकिन उनकी पार्टी के नहीं, 2 अलग अलग पार्टियों के। एक सुप्रिया सुले थी उनके साथ जो एनसीपी शरद पवार गुट से हैं, और एक संजय राउत थे उनके पास जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। दोनों सांसद हैं, और सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ मिलकर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें पहली दफा उन्होंने यह अंदेशा जताया था, कुछ आंकड़ों के साथ उन्होंने बातें रखी थी, पुष्ट बातें रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे वोटों की चोरी करवा रहा है चुनाव आयोग, और कैसे चोरी कर रही है भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, या कहें तो एनडीए जिसके साथ वो सरकार में मौजूद है। लेकिन अब यहां से आगे बात बहुत बढ़ चुकी है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे खुलासों की बात, उसका जिक्र करते नजर आए। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि चुनाव में वोटों की चोरी हो रही है, चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग इसके साक्ष्य और जो राहुल गांधी के दावे हैं उसको मिटाने की कोशिश नहीं किया चुनाव आयोग ने। ऐसे सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी फिर कहते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे साक्ष्य अब आ गए हैं जो एटम बम का काम करेगा, जो चुनाव आयोग को ही नहीं बल्कि इस देश की सत्ता को हिलाकर रख देगा। और यह दावा, इसका खुलासा वो करने की बात करते हैं 1 अगस्त को,
और 7 अगस्त को, हालांकि 5 अगस्त को ही करने वाले थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन आप याद कीजिए कि 5 अगस्त को शिबू सोरेन की सुबह सुबह डेथ हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। शिबू सोरेन के निधन के कारण वो पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है स्थगित किया जाता है। 4 तारीख की बात थी, 4 के बाद 5 तारीख को बेंगलुरु में इनका एक कार्यक्रम था, चुनाव आयोग का घेराव करना था। 7 तारीख और 8 तारीख आती है, 7 अगस्त और 8 अगस्त। 7 अगस्त को राहुल गांधी खुलासा करते हैं दिन के 2 बजे, बवाल मच जाता है, विस्फोट, बहुत गहराई तक इसका असर हम लोग देखते हैं और खासकर भाजपा के अंदर इसका असर चुनाव आयोग पे भी बहुत होता है। चुनाव आयोग राहुल गांधी की तमाम बातों को, उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें रखी थी उसको मिसलीडिंग करार देता है चुनाव आयोग। और इसके साथ साथ जब आगे बढ़ते हैं राहुल गांधी तो दूसरे दिन पहुंच जाते हैं बेंगलुरु, लेकिन उससे पहले रात को अपने घर पे, नए घर में प्रवेश किए तो गृह प्रवेश की तरह, हाउस वार्मिंग की तरह आप समझ सकते हैं कि वो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाते हैं, डिनर करते हैं। डिनर पे भी ये इस खुलासे का वीडियो जो है वो दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन राहुल गांधी देते हैं, जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी का पहले रहा है। तो यहां के बाद जब वो पहुंचते हैं बेंगलुरु में भी एक शानदार भाषण राहुल गांधी का होता है। और इसके बाद जो बातें होती हैं, देखिए 8 तारीख को क्या होता है कि चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट से, जो सर्चेबल इंजन है, और उस सर्च इंजन से एपिक कार्ड के थ्रू अगर आप किसी का नाम पता जानना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते, नहीं जांच सकते हैं। 8 तारीख को इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। अब यहां पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है कि आखिर चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये सब कुछ मैं रिकैप कर रहा हूं दोस्तों, तब तक हमारे तमाम साथी जुड़ेंगे और उनके बीच भी हम आएंगे। रिकैप कर रहा हूं और इसके बाद फिर एक केस जो है वो चलता है, वो बातें चलती हैं सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेके। एसआईआर केस में बड़ी जीत होती है विपक्ष की, और ये कहें तो विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता आज की तारीख में तो राहुल गांधी की बड़ी जीत होती है। राहुल गांधी को दाद देनी पड़ेगी यहां पे, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक हिम्मत दिलाई, हिम्मत दिखाई, और अपने ही साथियों के बीच जो डरो मत का नारा उन्होंने पहले दिया था इस देश को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस डरो मत के मंत्र को उन्होंने और आगे बढ़ाया। अब इसके बाद एक नई मुहिम छेड़ी गई है, वो मुहिम है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और यही वोटर अधिकार यात्रा ये कल से यानी 17 तारीख से राहुल गांधी बिहार के सासाराम से शुरू कर रहे हैं और समापन इसका पटना के गांधी मैदान में होगा। कुल 1300 किलोमीटर की यात्रा है, इसमें लगभग 22-23 जिले आएंगे, 38 जिले हैं टोटल वहां पे बिहार में। और इस समय आप जानते हैं बरसात का मौसम है, भारी बारिश कहीं हो रही है, अगर बारिश नहीं है तो वहां का मौसम बिल्कुल बहुत ही खराब इस सेंस में कि बहुत उमस है, और ऐसे में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों निकलने वाले हैं। लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़, और हम वोट चोरी पर मैराथन बहस जो कर रहे हैं अलग अलग चैनलों के थ्रू, और अभी इस वक्त हमारे चैनल का नंबर है, हम कर रहे हैं, हमारे बाद भी किसी चैनल का नंबर आएगा, उसके हमारे से पहले किसी का चैनल का नंबर था, तो ये सारे आप अलग अलग देखते रहेंगे। और किस किस चैनल पे क्या है वो भी हम थोड़ी देर में उस जो पूरा ब्यौरा है वो भी हम स्क्रीन पे ले आएंगे। लेकिन इस चर्चा में, इस मैराथन बहस में हमारे साथ कुछ हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा दूं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ बने हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, समीर आत्मज मिश्र जी हैं, और फराज शाकिब जी हैं हमारे साथ सीधे बिहार से, और प्रफुल्ल कोलख्यान जी सीधे कोलकाता से हैं। कोलकाता में भी बहुत हलचल है आजकल। अग्निहोत्री जी वहीं दिखाई दे रहे हैं जो फिल्में उनमें बनाते रहते हैं, और वो आजकल फाइल्स खोल रहे हैं, तो आज कोलकाता में हैं और उनकी फाइल खुल रही है वहाँ पे। खैर, बंगाल फाइल लेके गए थे, आप समझ गए होंगे किसका नाम मैं ले रहा हूँ। छोड़िए इन सब बातों का। आप सबका स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कम समय में आप लोग जुटे और इस महा मैराथन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आप तमाम साथी जो जुड़ चुके हैं आपका भी स्वागत करता हूं, जो जुड़ने वाले हैं उनका स्वागत करता हूं। शाम को न्यूज़ पॉइंट में न्यूज़ पॉइंट आप देखेंगे, लेकिन ये न्यूज़ पॉइंट नहीं है, एक मैराथन बहस हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले फराज शाकिब जी आपके पास ही आना चाहता हूं। शाकिब जी जरा ये बताइए कि वोट चोर गद्दी छोड़ और वोटर अधिकार यात्रा जो आगे बढ़ रही है, ये इसकी तैयारी हो चुकी होगी शायद, और कल से शुरुआत होने जा रही है। अपनी टीम भी पहुंच रही है आज शाम को,
और आप तो उधर हैं ही, और जहां आप हैं वहां से भी आप कल बता रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा गुजरने वाली है। जरा तैयारियों का ब्यौरा दीजिए। और दूसरी चीज, यहाँ पे इस पंचायत मैराथन बहस में हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ये जो नारा वोट चोर गद्दी छोड़ और वोट चोरी को लेकर कितना अवेयरनेस, कितनी जागरूकता लोगों के बीच आई है, क्योंकि चूंकि आप बिल्कुल आखिरी पायदान के आखिरी लोगों के बीच हैं, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आप सभी पैनलिस्ट साथियों का जो मेरे साथ हैं और दर्शक जो डीबी लाइव को। शाकिब जी की जी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, मैं सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को, डीबी लाइव के जो दर्शक हैं उनको नमस्कार, और जो पैनलिस्ट साथी हैं उनको नमस्कार। आज जन्माष्टमी भी है, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी कबूल कीजिए आप तमाम साथी। तो देखिए, ये सबसे पहले राजीव भाई, परसों जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया है, उसके बाद कल अखबार आया, 15 अगस्त था, आज अखबार नहीं आया क्योंकि कल 15 अगस्त की छुट्टी थी प्रेस में, तो आज पेपर नहीं आया। उस खबर को, यानी शुरू के जो 2 दिन थे, 12 और 13, जब आप लोग भी पूरी नजर रख रहे थे उस पर, आप लोगों को भी अंदाजा रहा होगा कि किस तरह की बातें सामने आई और क्या नैरेटिव मीडिया के जरिए सेट करने की कोशिश की गई एसआईआर के पक्ष में। जब चीजें कोर्ट रूम से निकल के एसआईआर के पक्ष में दिखाई दे रही थी, यानी जाती हुई दिख रही थी, तो अखबारों में पहले पन्ने पर वो तमाम सूचनाएं आपको मिल रही थी। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया परसों, तो कल का जो एडिशन था, मैंने कई अखबार देखे, मेरे घर भी आता है कई अखबार, उन खबरों को कोशिश की गई कि कम से कम लोगों तक ये खबर जाए। किस तरह से हेडलाइन मैनेजमेंट किया गया, हटाने की कोशिश की गई नजर से, दूसरी किसी खबर को प्रमुखता दी गई, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन एक चीज उससे ये बहुत बड़ी निकलकर सामने आई राजीव भाई, कि अगर जैसा कि हम लोग 2 दिन अनुमान लगा रहे थे, 12 और 13, अगर चीजें कोर्ट रूम में जिस तरह से एसआईआर के पक्ष में जाती हुई दिख रही थी, कि आधार को भी लेकर के उन्होंने कुछ, जो ऑनरेबल जस्टिस हैं उन्होंने कुछ अपने विचार रखे थे, और उसके बाद तो अगर वैसा कुछ होता तो भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव में लीड लेने का एक मौका मिल जाता कि देखिए हम एसआईआर के पक्ष में हैं, और अब तो कोर्ट भी कह रहा है, कोर्ट भी इन सब चीजों को इंडोर्स कर रहा है कि हम सही हैं। लेकिन जो आदेश सुप्रीम कोर्ट में आया है परसों, उसके बाद ये मैसेज जमीन तक, ये तो पहले भी था, लेकिन ये अब एकदम एक लेजिटिमाइज होकर के ये मैसेज बहुत ग्राउंड लेवल तक गया है कि भारतीय जनता पार्टी, यानी मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह, हमको मताधिकार से वंचित करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये एकदम ग्राउंड लेवल तक जा चुका है। और लगातार जिस तरह से अब जो वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई दूसरे, और उसको जब जो लोग कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो अनुराग ठाकुर ने इस पंक्ति को सही कर दिया। इनको लगा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी को घेर लेंगे। पवन खेड़ा साहब ने बैकफायर कर दिया वो चीजें उन्हीं के ऊपर, कि भाई यही तो हम भी कह रहे हैं, हम कौन सा राहुल गांधी की जो सीट है रायबरेली और वायनाड, उसकी मतदाता सूची कांग्रेस ऑफिस में बना रहे हैं, वो भी तो चुनाव आयोग ही बना रहा है। तो जनता को ये चीजें समझ में आ रही कि हाँ ये बिल्कुल सही है, राहुल गांधी जो चीजें कह रहे हैं। और देखिए, पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को लेकर के जो लोगों का नजरिया बदलना शुरू हुआ है, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है ये जो वोट अधिकार यात्रा होने वाली है उसमें एक जन समर्थन जुटाने में। क्योंकि देखिए, जाति जनगणना का मुद्दा जब राहुल गांधी ने उठाया, तो अंततः जाति जनगणना के लाख विरोध के बावजूद केंद्र सरकार को जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। और संविधान बदलने की बात आप देख लीजिए, ये 400 पार का नारा दे रहे थे कि जब 400 पार हो जाएगा संविधान हम बदल देंगे। उसी बीच में दत्तात्रेय हंसबोले का बयान आ जाता है, अलग अलग नेताओं के बयान आते हैं। तो जनता को यह लगने लगा है कि वाकई अगर इनको 400 सीटें आ जाती तो ये संविधान बदल देते। यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये परसेप्शन बन रहा है बिहार की जमीन में। और आप देखेंगे कि 19 तारीख को इनको सूची अपलोड करनी है। 65 लाख लोगों को जो इन्होंने बाहर किया है उनकी सूची, कारणवार, बूथवार, जिलावार वो सूची अपलोड होगी।
और तब राहुल गांधी की यात्रा चल रही होगी, वो उन्हीं इलाकों में कल सासाराम से शुरू होगी, फिर वो औरंगाबाद, कुटुंबो शेखपुरा तक। आज जिस दिन राहुल गांधी जी हमारे यहां पहुंचेंगे, मुंगेर पहुंचेंगे, उस दिन जिले इलाही गया तशरीफ लाएंगे। उनका कार्यक्रम गया का है, मतलब जिले इलाही आप समझ रहे होंगे। और तब तक राहुल गांधी जी उन जिलों से होकर यहां आ चुके होंगे। तो ये देखना होगा कि 22 तारीख को इनको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स तो इनको अब भी नहीं मिल रहा है राजीव भाई। ये अलग बात है कि पूरा सरकारी तंत्र लगा करके आशा दीदी, जीविका दीदी, इन सबको बुला करके जबरन सरकारी आदेश निकाल करके इनको बसों में ठूस करके सुबह 6 बजे लाया जाता है, पैसों पर बुलाया जाता है, तमाम चीजें हैं और जबरन नारे लगवाए जाते हैं। आप देखिए अमित शाह साहब जब 8 अगस्त को सीतामढ़ी आए थे, उन्होंने कहा कि क्या घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो अरे बोलिए, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। तो अरे जोर से बोलिए, तो मुश्किल से मुझे लगा होगा कि 10,000 लोगों में 5 हाथ उठे होंगे कि हाँ, मतलब जो एक पहले होता था, अरे जोर से बोलिए भारत माता की, तो भीड़ लगाती थी जय। तो यहां जबरन बुलवाना पड़ रहा है। तो इस तरह का रिस्पॉन्स इनको मिलना शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि जब जिले इलाही गया तशरीफ लाएंगे तो इनको खुद भी समझ में आ जाएगा कि ये जो वोट चोरी करके, जो अब एक आम मेहनतकश मजदूर तबका इस बात को समझने लगा है कि वोट चोरी करके सरकार बनाया है इन्होंने, ये नैरेटिव और पुख्ता होता चला जा रहा है। और हमारे यहां तो तैयार है, हमारे यहां तो रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम है। 21 तारीख को रात को राहुल गांधी यहां आ जाएंगे। हमारे यहाँ की विधानसभा है जमालपुर, उसका एक क्षेत्र है, हमजापुर गांव है, वहां उनकी एक जनसभा भी है। फिर उनके ठहरने का इंतजाम है, यहां से हमारे यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक मैदान है उसी में। और उसके बाद फिर 22 की सुबह 8 बजे से उनका यात्रा का रूट तैयार किया गया है। कल उसको लेकर के बैठक है, आज भी शाम को बैठक है। और बतौर सामाजिक कार्यकर्ता भी लोगों को बुलाया जा रहा है, मुझे भी निमंत्रण है तैयारी बैठक को लेकर के कि किस तरह से इस पूरा ये जो जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। क्योंकि देखिए अब लोगों को यह लगने लगा ये कांग्रेस पार्टी का मूवमेंट नहीं है, ये महागठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का मूवमेंट नहीं है, ये आम जनता का मूवमेंट है। अगर आपके जनादेश की डकैती हो रही है, आप वोट दे रहे हैं किसी और को, जीत कोई और रहा है। और इसी बीच देखिए कि वो वाली खबर भी आ गई जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का भंडाफोड़ भी हो गया है सरपंच के चुनाव में जो हुआ है, और सेम डे हुआ है और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने ही हुआ है। वो खबरें बिहार में उस खबर को ब्लैकआउट करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप ग्रुप्स का दौर है, अब वो खबरें छुपती नहीं है। आप जैसे यूट्यूबर्स हैं, मतलब आप जैसी चैनल्स हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, जैसे आज आप देखिए कि 12 घंटे का एक पूरा प्रोग्राम है। निश्चित रूप से अब जो लोग डिजिटल मीडिया को देख रहे हैं उन तक ये बातें जा रही हैं, उन तक ये बातें जा रही हैं कि हाँ, गोदी मीडिया में कुछ और खेल चल रहा है, लेकिन असलियत जो है वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है। और उसको लेकर के उनका विश्वास जो है डिजिटल मीडिया की तरफ भी बढ़ रहा है। और राहुल गांधी जी के इस आंदोलन को भी आप देखेंगे कि बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर उनको जन समर्थन यहां मिलेगा निश्चित रूप से। जी अजीब भाई, बिल्कुल क्या चल रहा है, आखिर बिहार में क्या होने जा रहा है, वोट चोरी को कैसे रोकने की जुगत में विपक्ष है, कैसे रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, लेकिन ये मुहिम कहां तक बढ़ी है, ये पूरी की पूरी जो मुहिम है इसमें कितनी सफलता राहुल गांधी को, उनकी टीम को, पूरे विपक्ष को मिली है, ये सब कुछ यहां जानने की जरूरत है। और एक बहुत ही अहम, बहुत गंभीर मसला वोट चोरी का, जहां से लोकतंत्र को खोखला करने की कोशिश होती रही। और कई बार हम लोग, हमारे मंच से कई बार हम लोगों ने इस मसले पर चर्चा की और बहुत सारे प्रमाण भी दिए, लेकिन वो एक ऐसा दौर था जिसमें सिर्फ और सिर्फ, प्रशांत जी याद कीजिए कि ईवीएम की ही बात होती थी। जब हम लोग बैलेट पेपर की बात करते थे उस समय ईवीएम और ईवीएम के इर्द गिर्द और उससे बाहर कोई निकलने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन ये अब लोगों को पता चल रहा है कि यहां तो शुरुआत में ही, यानी जड़ में ही यहां दीमक बैठा हुआ है, तो आप टहनियों और पत्तों की बात करके क्या कर लोगे। यानी यहां पर जब तक आप ईवीएम और वहां बटन दबाने के लिए जाओगे, उससे पहले यहां खेला हो जाता है। आपका नाम, अगर परिवार में 2 लोग हैं तो एक पूरब के किसी बूथ पे रहेगा, दूसरा पश्चिम के किसी बूथ पे रहेगा।
शुरुआत यहां भी होती है, यानी पति और पत्नी दोनों में से पति किसी और स्कूल में वोटर है और पत्नी का वोट जो है किसी और स्कूल के सेंटर पे पड़ा हुआ है, और कुछ नया नहीं कह रहा हूं। और उसके बाद भी अगर वो दोनों पहुंच गए तो, और अगर वो अल्पसंख्यक हैं तो बूथ तक जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, रामपुर जैसे और मुरादाबाद जैसी जगहों पे उत्तर प्रदेश के कहें तो वो पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इसमें भी शक है। क्योंकि उनके पास एक नहीं 3-3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, आधार कार्ड और बाकी कार्ड सब लेके जाएं, तब भी पुलिस वाले आपको जाने देंगे। ये कुछ भी एग्जेजरेशन नहीं है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, जो है जो होता रहा है, जो तस्वीरों में है, जो वीडियो में कैद है, वही बातें कह रहा हूं। चाहे किसी भी राज्य की सरकारें हो, किसी भी राज्य में ऐसी घटना घटी हो, लेकिन घटती रही हैं। और इससे पहले ये तो जब वोट देने जाते हैं और उसके बाद काउंटिंग में, और 5 से लेकर 6 बजे तक कितने कितने लाख, 76 लाख वोटर आ जाते हैं महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहां वोट देके चले जाते हैं, जिस पर राहुल गांधी कह रहे थे एक बिल्डिंग में 7-7, 8-8 हजार वोटर मिल जाते हैं। अब तो एक कमरे में 80-80 वोटर हैं। एक वोटर एक नहीं बल्कि 4-4 राज्यों में एक ही एपिक नंबर के साथ है। तो ये सब कुछ अगर इसी देश में हो रहा है, और इसके बाद अगर आप हमारे वोटर नहीं हैं, आपको पता है कि आप हमारे वोटर नहीं हैं, तो आपका नाम कट जाएगा। मेरे परिवार में बिहार में ऐसा हुआ है, मेरा पूरा खानदान बिहार में बसता है, आप सब जानते हैं। मेरे परिवार में, मेरे बिहार में ऐसा हुआ है, मेरे छोटे भाई के साथ हुआ है। ना आया बीएलओ ना अब आ रहा है, अरे सर मैं तो आया था, मैं तो ऐसा था वैसा था, यही चल रहा है। कुल मिलाके नहीं देना है, नाम नहीं जोड़ना है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की वहां पे लगाम है, सुप्रीम कोर्ट की चाबुक है, और इस पर वहां तक पहुंचे प्रशांत जी। लेकिन उससे पहले जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहां वोट चोरी वाला जो मामला है, इसको उजागर करने में फर्राज जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? आप जल्दी से जोड़िए, उसके बाद प्रशांत जी आपके पास आ रहा हूं जी। एक लाइन जोड़ रहा हूं राजीव भाई आप ही की बात में, कि वोटिंग के बाद भी दिन भर ईवीएम में वोट पड़ने के बाद काउंटिंग स्टेशन पर जब ईवीएम की बैटरी चेक की जाती है तो 99% बैटरी होती है। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है इसका, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, कितना है, वही तो मैं कह रहा हूं कि यहां दीमक तो जड़ में लगा हुआ है, हम टहनियों और पत्तियों की बात कर रहे हैं। जरा समझना चाहता हूं प्रशांत जी कि क्या वोट चोरी का जो मामला है, वोट चोर 2 शब्द, लेकिन अंदर तक क्या बैठ चुका है अब? देखिए राजीव जी, बहुत गंभीर मामला है ये, और बहुत बड़ी साजिश है भारत के लोकतंत्र के खिलाफ और भारत के संविधान के खिलाफ। वोट देने का अधिकार अगर नहीं रहेगा तो बाकी कोई अधिकार नहीं रह पाएंगे, ना बोलने का अधिकार, ना विचारों का अधिकार, ना समानता का अधिकार, ना कानूनी संरक्षण का अधिकार, ना शिक्षा का अधिकार, ना रोजगार का अधिकार। कोई अधिकार नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब आपकी चुनी हुई सरकार ही नहीं आएगी तो डिक्टेटरशिप होगी और ये नागरिक प्रजा में तब्दील हो जाएंगे। यही साजिश पूरे इस पूरे जो षड्यंत्र है उसकी ये है। अब जो आपने कहा कि 2019 के इलेक्शन के बाद से हम लोग ये इलेक्टोरल रोल की शुद्धता के बारे में सवाल खड़े कर रहे थे कि केवल ईवीएम नहीं, इलेक्टोरल रोल में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं, और इसको लगातार 2019 से हम लोग उठा रहे थे। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ये बात राजनीतिक पार्टियों को भी समझ में आई, खासकर कांग्रेस को समझ में आई कि इलेक्टोरल रोल के जरिए भी गड़बड़ हो रहा है। जैसा साकिब साहब ने कहा, वो सब गड़बड़ियां हैं, ईवीएम की है, ईवीएम की काउंटिंग की है, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, और हर लेवल पे जो है वो जिसको कहते हैं मॉनिटरिंग की जरूरत है, चेक की जरूरत है। लेकिन अभी जो बिहार में हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवीन किया है, सुप्रीम कोर्ट का ने जो हस्तक्षेप किया है, उससे केवल आंशिक फायदा मिला है। आंशिक फायदा क्या मिला है कि अब आधार कार्ड भी उसमें जुड़ गया है, तो आधार कार्ड के जरिए बहुत सारे लोग जो मतदाता सूची से बाहर हो जाते वो अब शामिल हो जाएंगे। लेकिन अभी भी वो सवाल बना हुआ है कि वो जो 65 लाख जिनको कह दिया चुनाव आयोग ने, उनका क्या होगा?
क्या उनको दोबारा अप्लाई करना है या उनका ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस वोटर लिस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा जो उसने खुद इस साल के शुरुआत में पब्लिश की थी। तो बिहार के पक्ष में क्या होगा कि ये जो वोटर लिस्ट है, मुझे संदेह है कि सितंबर तक ये डेडलाइन है और उसके बाद इलेक्शन का दौर शुरू हो जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई हो जाएगा। सितंबर तक ये एक्सरसाइज पूरी हो ही नहीं पाएगी। हम लोग रिकैप कर दूं कि हम लोग कई बार इस बात को बता चुके हैं कि 2002-2003 में जब इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, गहन पुनरीक्षण हुआ था बिहार में, तब 2 साल लगे थे। 2 साल के काम को आप 1 महीने में कैसे कर देंगे? तो इसलिए खतरा अभी भी टला नहीं है, और ये केवल थोड़ी सी आसानी जरूर हो गई है कि जाति प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लोगों के पास नहीं है। बिहार की 85% जनता गांव में रहती है। बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो बाढ़ प्रभावित है, खेती किसानी का समय है, बहुत सारे लोग नौकरी काम पेशों में अपने घरों के बाहर भी हैं। तो बिहार के लिए अच्छा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को बाध्य करे कि जो उसने जनवरी में सूची जारी की थी उसी सूची पर चुनाव कराए जाए। इस सूची पर चुनाव होंगे तो हमको आपको नहीं मालूम है कि अभी तक कितनी गड़बड़ हो चुकी है। अभी केवल 2 सुविधाएं आई है ना केवल, राजीव जी। एक, आधार कार्ड जुड़ गया है, और दूसरा, आप वोटर आईडी नंबर से अपना नाम सर्च कर सकते हैं और कारण मालूम पड़ जाएगा क्यों हटाया गया है नाम। तो बाकी सारे जो गोरख धंधों के रास्ते वो खुले हुए हैं, उसमें वो ईवीएम भी है, उसमें तमाम सारी चीजें हैं। तो ये जो पूरा और बहाना क्या बनाया गया, विदेशी, कल लाल किले से प्रधानमंत्री भी ये कह रहे थे घुसपैठियों की समस्या है। घुसपैठियों की समस्या है तो लाल किले से कुछ और भाषा बोलते हैं, पार्लियामेंट में जवाब देते हैं तो कुछ और बातें होती हैं। झारखंड में इन्होंने मुद्दा बनाया इलेक्शन में घुसपैठियों का, और हाई कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि जो लोगों का पलायन हो रहा है वो कन्वर्जन की वजह से नहीं हो रहा है, जो आदिवासियों की आबादी घट रही है वो जो है वो पलायन जो है नौकरी पेशा रोजगार या दूसरे कारणों से है। तो हाई कोर्ट में आप कुछ और बताते हैं, पार्लियामेंट में कुछ और बताते हैं, रैलियों में और लाल किले से खड़े होकर आप कुछ और बताते हैं। बिहार में ये जो अब हो रहा है कि कितना, अभी हम लोग शुरू से जब से एक्सरसाइज चालू हुई है राजीव जी, तब से हम लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 5 का तो बता दे, 5 ऐसे विदेशी नागरिक कौन इलेक्शन कमीशन ने पकड़े जिनके नाम और पते बता दे चुनाव आयोग। उनके जब प्रेस रिलीज के पहले पैराग्राफ में था कि बड़े पैमाने पर विदेशी घुसपैठी हुई है। कहाँ है विदेशी? एक नाम बता दे, मतलब 5 की छोड़ी, एक नाम बता दे, एक नाम भी नहीं आया। तो ये बिना मतलब का एक बहाना और एक फॉल्स नैरेटिव खड़ा करके बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। अब एक बड़ा सवाल उठता है जो आपने सवाल उठाया कि क्या जनता में इसका असर हो रहा है। शाकिब साहब बता रहे थे कि हो रहा है। मैं कई लोगों से बिहार में मिला, यहाँ दिल्ली में मीटिंगें चल रही कई सारी, और उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और जगह पे देख रहा हूँ कि बिहार को लेकर और वोट चोरी को लेकर खासकर युवाओं में बहुत चेतना है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो राजनीति के बारे में कोई बात नहीं करते, वो सिर्फ खाने पीने या और चीज़ों की तस्वीरें डालते हैं। वो लोग भी मताधिकार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का संदेश नीचे तक गया है, तेजस्वी यादव का संदेश नीचे तक गया है काफी। तो लेकिन अभी लड़ाई बहुत गंभीर है और केवल आरजेडी, सीपीआई, एमएल
या कांग्रेस पार्टी जो महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन दिल्ली में, इनकी लड़ाई नहीं है, ये हर नागरिक की लड़ाई है। इसमें किसान, छात्र, इन सब संगठनों को साथ में लड़ना पड़ेगा, वरना मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, खतरा टला नहीं है, खतरा केवल कम हुआ है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, आता हूं दोबारा आपके पास प्रशांत जी। जरा जल्दी से समीर जी आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं आप, क्या आपको लगता है कि वोट चोरी का मामला जो है और ये जन जन तक पहुंच चुका है? क्या अब एक अवेयरनेस है लोगों में कि हाँ यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है, हमारे वोट चुराए जा रहे हैं? कांग्रेस एक बड़े कैंपेन के साथ उतर रही है धरातल पे, और कल से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार की गलियों की खाक छानेंगे और वहाँ पर इस बात को और भी, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकल रहे हैं ये सासाराम से। सासाराम एक ऐतिहासिक जगह है, आप सब जानते हैं, चाहे शेरशाह सूरी के नाम से हो, चाहे उसके बाद वहाँ के नेताओं के नाम पे हो, बाबू जगजीवन राम की भूमि है, ये भी आप जानते हैं। तो सासाराम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस, और वहाँ से लेकर पटना तक, लेकिन जन जन तक वोट चोरी का मामला क्या पहुँचा है अभी तक, या ये अभी शुरुआत है? राजीव जी, मुझे तो लगता है कि ये राजनीतिक पार्टियों से पहले ही आम जनता तक ये मामला पहुंचा हुआ है। आपको याद होगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद किस तरीके से वहाँ की आम जनता ही उठ खड़ी हुई कि हमने तो जिसको वोट दिया उसको वोट पड़ा ही नहीं है। और ये महाराष्ट्र में भी हमने देखा, इस बात की चर्चा पिछले लोकसभा चुनाव में भी हुई है, उसके पहले चुनाव में भी हुई है। विधानसभा चुनाव में, यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान मुझे ना जाने कितने लोग ये बात करते हुए दिखाई पड़े, सुनते हुए, कि भाई वोट हम जहाँ डालते हैं वहाँ क्यों नहीं जाता है। खासकर उस समय अगर आपको याद होगा 2022 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, बड़ी संख्या में युवा जो कि नाराज़ थे सरकार से, और वो युवा वहाँ कह रहे थे कि हम जा रहे हैं वोट डालने, और लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया तो ये हुआ कि हमने तो वोट डाला, वोट कहाँ गया। तो आम जनता में तो इसको लेकर अवेयरनेस राजनीतिक दलों से पहले से ही है, लेकिन राजनीतिक दलों के भी साथ में आने का इस ज़ोर शोर से, ख़ास तौर पर राहुल गांधी जिस तरह 6 महीने की मेहनत से उन्होंने एक विधानसभा में एक एक वोट के बारे में बता दिया कि ये कहाँ है और कहाँ गए। अब कहाँ गए यानी वोट पड़े कहाँ, इसका तो प्रमाण नहीं दे सकते हैं, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट आए तो वो कहाँ जाएंगे जब वो वोट एक इंटेंशन के तहत और एक प्रक्रिया के तहत लाए जा रहे हैं। तो ये आम जनता के बीच ये मुद्दा पहले से ही है, और राजनीतिक दलों के आने से इसमें और तेज़ी आएगी, उनको भी एक मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, और उनको एक स्वीकृति भी मिलेगी कि हाँ, उनके आरोप जो है केवल उन्हीं के नहीं हैं, ये पूरे देश भर में ये मामला है, और सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं। राजनीतिक दल जब संसद में इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, चुनाव आयोग के सामने इतने तथ्यों के साथ इन सारी बातों को रख रहे हैं, तो आम जनता को भी लग रहा है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें गंभीरता नहीं है, बहुत गंभीरता है, और जो उनको लग रहा है वो चीज़ें तथ्यात्मक रूप से सही हैं। क्योंकि आम जनता तो उसने जिस बूथ पे वोट डाला या उसके 2-4 मान लीजिए और जगहों पे परिचित होंगे, उनसे बातचीत की, तो एक उनका अपना परसेप्शन बन गया। लेकिन इसी तरह की चीज़ हर जगह दिख रही है, हर बूथ पर दिख रही है, हर महत्वपूर्ण चुनाव में दिख रही है, तो फिर उससे ये साफ हो जाता है कि ये सब कुछ खेल हो कहाँ रहा है। और उससे भी बड़ी स्वीकृति मिली, जो ये आरोप लग रहे हैं लगातार, वो सुप्रीम कोर्ट में, और उससे पहले खुद चुनाव आयोग ही ने बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कह दिया कि हम 65 लाख लोगों की सूची देंगे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है और सुप्रीम कोर्ट को मना कर रहे हैं। तो आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, आपने बहुत पारदर्शी तरीके से SIR के पहले चरण को पूरा किया है, तो फिर आपको दिखाने में दिक्कत क्या है? आप इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि उसमें आपके पास छिपाने के लिए चीज़ें हैं, ठीक से आपने किया नहीं है। मनमाने तरीके से आपने जिसका मन किया वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया, जिसका मन किया उसको आपने बाहर कर दिया, जिंदा को मृतक, मृतक को जिंदा बना दिया आपने। तो ये सारी चीज़ें आपने की हैं, इसके फिर इसीलिए आप दिखाना नहीं चाहते हैं। तो राजनीतिक दलों को तो आपने मना कर दिया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को भी आप एक बार मना ही कर चुके थे, लेकिन जब सख्ती दिखाई तो फिर तैयार हुए हैं, अब वो सूची आएगी। तो ये पूरी इसमें क्या है कि एक तो पूरी जो चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो रही, जो प्रशांत जी ने भी कहा कि केवल EVM का मैटर और 1-2 स्टेप पे ये कोई गड़बड़ी नहीं है, शुरू से लेकर और आखिर तक, यानी चुनावी प्रक्रिया जब से शुरू हो रही है
और परिणाम आने तक ये पूरा का पूरा एक रणनीतिक तरीके से बंदोबस्त किया जाता है किसको चुनाव जिताना है, किसको चुनाव नहीं जिताना है। और वो चीज़ें पर्दाफाश हुई हैं। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ी, लेकिन महादेवपुरा का जो मैटर लाकर पूरा 6 महीने की रिसर्च के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो राहुल गांधी ने निकाल के रख दिया, वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन उसने साफ तौर पर दिखा दिया है कि क्या कुछ हो रहा है। अब एक चीज़ और भी है जो इन चीज़ों को मजबूत करने वाली बात है, क्योंकि बहुत जगह लोग ये कहते सुने जा रहे हैं, कई ऐसे लोगों की सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं और एक सामान्य बातचीत के दौरान वो लोग भी ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि अगर गलत नहीं है तो चुनाव आयोग को ये सारी चीज़ें बताने में दिक्कत क्या है। दूसरी बात ये है कि इस पूरी ये जो दुरभिसंधि है चुनाव आयोग की और सरकार की, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इनमें केवल सत्तारूढ़ पार्टी का फायदा क्यों हो रहा है। तो बहुत से ऐसे लोग भी इस प्रक्रिया में जो सरकार का समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन देश के लोकतांत्रिक भविष्य को लेकर अगर उनको चिंता रहती है, वो इस बात से बड़े चिंतित हैं कि चुनाव आयोग वो संवैधानिक संस्था है जिसके ऊपर इस लोकतंत्र को बचाए रखने की सबसे बड़ी लगभग जिम्मेदारी है, क्योंकि वही उस पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है जो सरकारों को बनाने और बिगाड़ने का काम करती हैं। जनता ने जिसको वोट दिया वोट उसी को मिला, इस बात को सुनिश्चित करने का काम केवल चुनाव आयोग करता है। और जब वही चुनाव आयोग इस तरीके से काम करने लगेगा तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा। और लोकतंत्र के खात्मे की आशंका से केवल के विपक्षी दल परेशान है, विपक्षी दल हैरान है, या फिर आम जनता हैरान है, ऐसा नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी के भी बहुत से लोग हैरान हैं, क्योंकि जब सरकारें एक ही बनेंगी, उस सरकार का मुखिया एक ही बनेगा, बाकी उसके बाद फिर जब दूसरे लोग बनते हैं तो उन लोगों को ऐसी ताकत तो मिलती नहीं है। एक तरीके से वो सत्तारूढ़ पार्टी, सत्ता के मुखिया के गुलाम जैसे होते हैं। जो आरोप आजकल पिछले 11 साल की जो केंद्र सरकार है, उसके बाद से बहुत सारे सांसदों, विधायकों के आरोप हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग, कि उनकी हैसियत एक कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, गुलाम जैसी भी नहीं है। अफसर को वो कोई शिकायत नहीं दे सकते हैं, अफसर के साथ वो आमने सामने बातचीत नहीं कर सकते हैं, इस तरह की शिकायतें रहती हैं। तो इस तरह से चुनी हुई सरकार के मुखिया, वो सरकार का जो नेतृत्व होगा, वो ऐसे ही व्यवहार करेगा। तो इस तरह की चुनी हुई सरकार से सभी लोग डरे रहते हैं। तो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार जब आती है, चुनी जाती है, आम जनता उसको चुनती है, आम वोटर उसको चुनता है, उसको ये डर भी रहता है कि अगर हमने ठीक से, जनता ने जिस विश्वास के साथ हमको चुना है, हम उस पर खरे नहीं उतरे तो 5 साल के बाद हम हटा दिए जाएंगे। इस तरह की चुनी हुई सरकार को कौन सा खौफ रहेगा। तो इसको लेकर बहुत से लोग दूसरे भी चिंतित हैं जो सरकार के समर्थक हैं और सरकार के भीतर हैं। आप देख ही लीजिए, जनता दल यूनाइटेड के कितने सांसद और विधायक खुलेआम कह रहे हैं कि बहुत गड़बड़ हो रहा है, SIR हो रहा है, संसद में वहाँ परिसर में बातचीत करते हुए दिखाई पड़े। तो ये हैरानी की बात यह है कि इसमें केवल अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है तो ये चुनाव आयोग पर लगे हुए आरोप और ज़्यादा पुख्ता होते जा रहे हैं। हाँ, एक और मैटर अभी ताज़ा तरीन ये आया है कि अनुराग ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण महकमे उनके पास थे, अब तो नहीं हैं, उन्होंने भी कह दिया कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। हालांकि उनके आरोपों में विपक्ष के कुछ नेता जीत गए हैं, लेकिन जीता कोई भी हो, ये तो शिकायत तो एक सामान्य है कि वोट चोरी हो रहे हैं। जीते कोई भी, चोरी के वोटों से अगर कोई जीत रहा है तो फिर वो नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि फिर वो पूरी की पूरी हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम को ही ध्वस्त कर देगा आने वाले दिनों में। तो ये आम जनता खूब बेहतर तरीके से समझ रही है। अच्छी बात यह है कि राजनीतिक दलों ने भी इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है और अब संसद से लेकर कोर्ट से लेकर सड़क पर लड़ने के लिए इस पर तैयार हो गए हैं, शुरुआत उसकी कर दी गई है। तो ये एक सुखद संकेत है इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए।
जी बिल्कुल बिल्कुल, एक सुखद संकेत के रूप में इसको देख सकते हैं हम, जबकि एक एक्सपोज किया है इस पूरे घटनाक्रम को राहुल गांधी ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी है चुनाव आयोग को। आना चाहता हूं प्रफुल्ल जी आपके पास, ज़रा आपसे समझूं कि क्या ये, क्योंकि इसके बाद आप जहां बैठे हुए हैं कोलकाता में, उसकी बारी है, यानी पश्चिम बंगाल की बारी है चुनाव की, पहले बिहार की, और बिहार तक ये मामला, वोट चोरी का मामला बिहार के गांव-गांव तक गूंजते हुए आने वाले समय में आप देख रहे हैं। और क्या ये मामला उस जगह तक पहुंचा है जहां सचमुच लोगों को डर भय एक लगे कि हाँ नहीं, हमको नहीं करना चाहिए, और ये चुनाव आयोग के ऊपर सीधा सीधा प्रहार है, चुनाव आयोग के ऊपर सीधा सीधा एक आक्षेप है, आरोप है। इसलिए भी क्या चुनाव आयोग जो मिसलीडिंग कहकर लगातार ठप्पा लगाकर जो विज्ञप्तियां जारी कर रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया, राहुल गांधी खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं, लगता है आपको कि थोड़ा सुधार आएगा? जी नमस्कार सर। ऐसा है कि SIR के नाम पर बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और षड्यंत्र ये था कि ये हम लोग पहले समझते थे कि ये नागरिक को प्रजा बनाने के खेल में लगे हुए हैं, लेकिन असल में ये प्रजा नहीं, ये नागरिकों को घुसपैठिया बना रहे थे। इनकी पूरी कोशिश थी कि ये प्रजा भी न रह जाए, ये घुसपैठिया करार दिए जाए। और प्रजा होना कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन घुसपैठिया होना तो अपराध है। ये पूरे नागरिक समाज को ही अपराधी बनाने की फिराक में लगे हुए थे। सुखद संयोग ये है कि इसके पहले जितने भी चुनाव, ये अदालतों में जो महत्वपूर्ण फैसले हुए, चाहे लाल बाबू हुसैन का मामला हो या ऐसे और भी कई मामले हैं जो चुनाव से और मताधिकार से संबंधित जो निर्णय वगैरह हैं, तो उसका असर ये हुआ कि अभी उसको कोर्ट में वह किया नहीं जा सका जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे, और जिधर चुनाव आयोग हाँक के ले जाना चाहता था न्याय की मांग को, उधर वो नहीं ले जा पाए, और उसमें एक रोक तो लगी है। लेकिन मैं फिर कहूं कि अभी यह एक मंजिल है, एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है, अभी मंजिल इसको मिलना बाकी है। ये एक पड़ाव है, बहुत खूबसूरत पड़ाव है। रही बिहार की बात, तो हाँ, बिहार में भी इसका असर हो रहा है, पहले से हो रहा है, लेकिन बिहार का मसला ये है कि बिहार में जो मताधिकार का जो इस्तेमाल है, जो मत का इस्तेमाल है, वह इतना पूर्व परिभाषित लोग बताते हैं कैसा होता है कि मान जाने के बाद खूंटा कहाँ गड़ेगा ये पहले से तय होता है, भले पंचायत में कुछ भी मान लिया जाए, मनवा लिया जाए। इसलिए बिहार की राजनीति में, लेकिन बिहार की राजनीति ने यह प्रमाण किया है, यह प्रमाणित किया है कि वह अंत में न्याय बोध उसका जगता है, और हमें उम्मीद है कि इस बार बिहार में NDA के वो सारे सपने नीतीश जी के साथ जो मिल करके जो पूरा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वो पूरा कर नहीं पाएगी। अभी ठीक ही बोल रहे थे कि बिहार में जो है सो जो NDA के सदस्य हैं उनको भी संदेह है, चिराग पासवान को भी संदेह कि उन्होंने वहां पर उनकी राजनीति गिर भी हो गई है, और अगर मान लीजिए कि इस ढंग से वो चुनाव जीतना अगर बीजेपी की मिशनरी और बीजेपी की तरकीब का मोहताज हो जाएगा तो उनकी राजनीति का क्या होगा? तो राजनीति तो गिर भी हो गई। उनको जो बिहार के 5-6% जो मतदाता हैं और उनके भविष्य का क्या होगा? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि कई संकेत एक साथ समय पर आ गए। पिछले कुछ दिनों से जब अन्ना आंदोलन के बाद से जो नागरिक समाज था, सिविल सोसाइटी था, वो लगभग अविश्वसनीय सा हो गया था, और अभी इतने दिनों में काफी समय हुआ, 10 साल में बहुत कुछ बदला है। आज ही जो हम लोग ये मैराथन बहस कर रहे हैं, ये सिविल सोसाइटी का ही लक्षण है, उसी की एक्टिविटी के तहत है कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है लेकिन कोऑर्डिनेटेड है। इसका हमने कोऑर्डिनेशन किया है, ये सभी अपने अपने निर्देशन पर कर रहे हैं, कोई किसी का निर्देशक यहाँ पर नहीं है। इसीलिए इन 12 चैनलों के और इसके जो पुरस्कर्ता हैं जिन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पब्लिक इंडिया के हों, DV लाइव के हों, या फिर जितने भी 12 जो भी इनका है, द नागरिक है, जोशी जी का, सभी ये इसके पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। इन्होंने मिलजुल कर इसको शुरू किया है। देखिए, वोट चोरी तो पहले भी होती थी, चोरी और कुछ छुपा लेना ये मनुष्य के स्वभाव में है, लेकिन सवाल उठता है कि कितना और किस चीज की और कितने दूर तक। आज तो माखन चोरी का जन्मदिन है,
आज तो कृष्ण जी का जन्मदिन है, उनको जन्माष्टमी की हम सबको शुभकामनाएं। लेकिन उनका जो था बिहार में, जहां तक चुनाव की बात है और शीना जोरी की बात है, बिहार ने पूरे देश में जो मजबूत वर्ग था, जो वर्चस्वशाली लोग थे, वो बक्सा उठा लेते थे, वो चोरी करवाते थे, धांधली करवाते थे। लेकिन जो राजनेता होते थे, जो पता चलता था कि हमारे पक्ष में ऐसा ऐसा हुआ है, तो उनको सचमुच में शर्म आती थी। वो उनको दल और सुसंगठित रूप से पार्टी के लोग ये काम नहीं करते थे। आज जो चोरी हो रही है, आज जो सीना चोरी हो रही है, और उसमें तो 1 बक्सा 2 बक्सा 10 बक्सा में होता था, लेकिन यहाँ तो करोड़ों के वोट का इधर से उधर कर दिया जा रहा है। और राज्य की एजेंसियां, राज्य की शक्तियां, चुनाव आयोग जैसी संस्था को लेकर के इस तरह की घटनाएं की जा रही है। और ये जो उसमें जो शामिल थे चुनाव आयोग, ये तो अजीत तक का इनका औद्धत्य था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कई बातें कही है और वो कहा है कि इसको आप कीजिए, जब इतने सारे लोगों को ये करेंगे। और इनका तो राजनीतिक ठीकरा तो तब इनको फूटेगा ना, जब ये जिन लोगों को निकाल दिए हैं उनकी लिस्ट जब निकल सामने आ गया है, जिनको शामिल नहीं किया था उनकी सूची जब चुनाव आयोग रखेगा, तो पता चलेगा कि इनमें वोटर कौन है और उनका वोटिंग पैटर्न कैसा रहा है और ये किस पार्टी के वोटर रहे हैं, यह भी पता जब चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को तो इतना जबरदस्त धक्का लगेगा कि हम लोग इसका अनुमान ही लगा सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी जो न्याय योद्धा के रूप में आज याद किए जाते हैं, उन्होंने इस बात को परिभाषित कर दिया, प्रमाणित कर दिया और डाटा को इस ढंग से प्रस्तुत किया कि राहुल गांधी ने डाटा को निकाला, खोजा। और अभी वकील और कुछ लोग जो SIR के समर्थक हैं, वो ADR को बोल रहे हैं कि आप डाटा माइनिंग कर रहे हैं। दिल्ली में बैठ करके डाटा माइनिंग ADR से अधिक तो राहुल गांधी ने क्या मैंने करवाया, या 6 महीना लगा उनका। इतने हरकत में जो है सो इतनी हरारत में डाल दिया, और आपने चुनाव लिस्ट तक, अपनी सूची तक नहीं दी जो सर्चेबल हो। और आप ट्रांसपेरेंसी की बात बोलते हैं, लोकतंत्र का आरती होता है दिखना। तो ये हो गया कि नागरिक समाज की हैसियत से हम लोग क्या चाहते हैं, शासन किसी का हो उसमें न्याय सुरक्षित हो। भारतीय जनता पार्टी का न्याय बोध शरणागति में, और हम जिस न्याय की बात बोलते हैं, जिस राजनीति की बात बोलते हैं, वह अधिकार से निर्गत होता है, न कि कृपा से। वो अधिकार से डिराइव्ड होता है। ये तमाम तरह की बाधाएं, इनकी बुनियाद में ही अंतर है सर, इनकी बुनियाद में ही अंतर है। ये सरसों में भूत का मामला है, पहले भी हम लोग इस पर बातचीत कर चुके हैं। ये कैसे, तो इस षड्यंत्र को इन्होंने खारिज किया है। सरसों में भूत को राहुल गांधी ने मृत घोषित कर दिए गए लोगों के साथ चाय पी करके इनका भूत उतार दिया है। इतिहास में ऐसे मकाम तो आते हैं मुल्कों की जिंदगी में, जब जिंदा लोग मुर्दा घोषित कर दिए जाते हैं और मुर्दे लोग जीवित हो जाते हैं। तो आप म्यूट हैं सर, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूँ मुर्दा बैठकर चाय पीते हैं, जिंदा लोग मुर्दा घोषित किए जाते हैं और मुर्दा बैठकर चाय पीते हैं। चलिए, ये भी इसी 14 के बाद ही हम देख रहे हैं, क्योंकि देश तो कहा जाता है ना, सो कॉल्ड की देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली। तो चलिए, इस आज़ाद भारत में हम ये भी देख रहे हैं, और क्या क्या देखना है अभी समय बताएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ें देखी जाएं। भले मजाक में हम जो भी कहें, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हम देखें या आने वाली पीढ़ी देखे। और इसीलिए इसकी शुरुआत होती है वोट चोरी से। यानी वोट चोरी पर अगर लगाम कसी जाए तो फिर ये आगे नहीं बढ़ सकता है। अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है, ये मुहिम अब कहां तक अभी पहुंचते हुए इसको देखते हैं? राजीव जी, देखिए, ऐसा अभी तक जो चीज़ें हो रही थी वो राजनीतिक दलों के स्तर पर हो रही थी। राजनीतिक दल प्रतिवाद कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, संसद में आवाज़ उठ रही थी, संसद में प्रदर्शन हो रहे थे, संसद से निकलकर चुनाव आयोग तक जो थे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी। लेकिन अब ये राजीव जी एक जन आंदोलन के तौर पे अब ये शुरू हो रहा है। और जो कल से राहुल गांधी का वोट अधिकार रैली जो ये यात्रा निकल रही है, तो ये जनता को जगाने की और इसमें आम जन की भागीदारी होगी। अभी तक आम जन की भागीदारी राजीव जी वो नहीं थी, वो छोटे छोटे स्तर पे थी। और हम लोग लगातार यही बात कर रहे थे कि सिर्फ राजनीतिक दलों से काम नहीं चलेगा, इसमें जन आंदोलन में इसको तब्दील करना पड़ेगा और जन आंदोलन की घोषणा करनी पड़ेगी। और आज अखिलेश यादव ने कहा भी है कि जब हमने मतलब इंडिया गठबंधन ने इस वोट चोरी को लेकर सवाल उठाया, वोट डकैती को लेकर सवाल उठाए, विपक्ष ने आवाज़ उठाई और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी इससे सहमत होता हुआ नजर आया।
सुप्रीम कोर्ट भी राजीव जी सहमत होता हुआ इसीलिए नज़र आया कि एक तो कानूनी बाध्यताएं थीं, दूसरा ये कि लगने लगा था कि अब ये बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है और लोग ये समझ रहे हैं कि ये सरकार जो बनी है ये वोट चोरी से बनी है और बिहार में वोट चोरी करके बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, ये आमजन समझने लगा है। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि जो राजीव जी एक कहावत होती है कि वो प्रेशर कुकर का जो सेफ्टी वाल्व होता है, तो वो सेफ्टी वाल्व की तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना हक अदा किया है सेफ्टी वाल्व होने का, और वो एयर को जो है थोड़ा निकालने की कोशिश की है ताकि वो कुकर फटने ना पाए, मतलब जो जन आंदोलन है उसका विस्फोट ना होने पाए। तो उसके लिए एक लगाया है कैप उन्होंने कि भाई सीटी जो है वो निकल जाए, हवा निकल जाए और उसके बाद फिर इस पर आगे चर्चा हो। तो अभी तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है राजीव जी, उसके साथ एक चीज़ हुई कि चुनाव आयोग के गाल पे एक तमाचा तो पड़ा। पहले तो चुनाव आयोग था मानने को तैयार ही नहीं था कि भाई वो देगा भी कि नहीं देगा, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो फिर साफ आदेश है कि आपको सारे नाम जो है वो वोटर जो नाम आपने काटे हैं और जो आपने बताया है कि साहब इतने लोग गायब हो गए या मृत हो गए, जो भी आपने जिस कारण से भी आपने नाम काटा है वो कारण भी आपको बताना पड़ेगा, उसके परिवार को सूचना भी करनी पड़ेगी। और जस्टिस सूर्यकांत ने बाकायदा राजीव जी नाम लेकर कहा कि फला व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु हो गई है, जैसे उन्होंने कहा कि पूनम देवी के परिवार को मालूम होना चाहिए कि पूनम देवी का नाम कटा है तो क्यों कटा है और उनकी मृत्यु हो गई है इसलिए कटा है। तो ये साफ नाम लेकर, यानी एक एक व्यक्ति का आपको बताना पड़ेगा, और उसे बताना ही नहीं पड़ेगा बल्कि उसका प्रचार भी करना पड़ेगा कि किसके वोट कटा है, किस लिए कटा है, अखबारों में देना पड़ेगा। स्थानीय जो चैनल हैं, स्थानीय जो अखबार हैं सबसे ज़्यादा प्रसारण वाले, उनमें आपको इसका सबका प्रचार करना पड़ेगा, और जो स्थानीय प्रशासन है उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी इसका प्रचार करना पड़ेगा। तो एक बाध्यता चुनाव आयोग के सामने आई है। और राजीव जी ये कानूनी तौर पे एक थोड़ी फौरी जो है वो जीत बिल्कुल कही जा सकती है, और ये बहुत बड़ा तगड़ा झटका जो है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पे हो सकता है। अब जो शुक्रवार को इसकी सुनवाई होनी है, उसके बाद सुनवाई इस पर यही होनी है कि SIR कराने का कानूनी अधिकार है कि नहीं है चुनाव आयोग को, क्योंकि अभी तक बात यही हो रही है कि कानूनी अधिकार आपको नहीं है इस तरीके से SIR कराने का। आप रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन वो हर समय होता है, रिवीजन लगातार होता रहता है, उसके लिए कोई स्पेशल कराने की आवश्यकता नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा भी गया कि ये स्पेशल की आवश्यकता नहीं है। और जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से यही कहा गया कि ये नए सिरे से सूची तैयार कर रहे हैं। सूची तो एक बार 1952 में तैयार हो गई, उसके बाद उस सूची में संशोधन होते रहते हैं, नाम कटते हुए जुड़ते रहते हैं, और जो नाम कटते हुए जुड़ते हैं तो उसके कारण होते हैं भाई क्यों नाम कटा है। और लाल हुसैन बाबू मामला जो था उसका बार बार जिक्र आया, और वही एक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ का, उसने मजबूर किया सुप्रीम कोर्ट को भी कि वो उसको ध्यान में रखते हुए अपना फैसला दे। तो उसी तरीके से इंटरिम ऑर्डर आया है। अब जो बहस है वो बात इसी पर है, कुल मिलाकर बहस कि ये अधिकार भी है SIR कराने का चुनाव आयोग को है कि नहीं है। लेकिन इससे अलग राजीव जी, ये तो वोट चोरी का एक नया रास्ता चुनाव आयोग ने निकाला, और ये रास्ता निकाला कि चूंकि आरोप ये लगे और ये इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया कि आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी वोट की चोरी की है, आपने महाराष्ट्र में वोट की चोरी की है, आपने हरियाणा में वोट की चोरी की है, और चोरी से ही हरियाणा और महाराष्ट्र और केंद्र की सरकारें बनी हैं। तो अब ये रास्ता निकाला गया कि आपने चूंकि हमारी वोट चोरी का रास्ता पकड़ लिया है तो हम आपके वोट काट देंगे। तो ये रास्ता जो था वो निकाला गया था। तो यानी दोहरे स्तर पे वोट चोरी जो थी वो हो रही थी, तो अब उस पर एक लगाम रखिए। और ये जन आंदोलन जो है अब ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, और जो 16 दिन की यात्रा है राहुल गांधी की, ये सिर्फ बिहार को ही आंदोलित नहीं करेगी राजीव जी, ये पूरे देश में इसका असर होगा। और जाहिर सी बात है कि बिहार में अगर चुनाव आयोग पटकनी खाता है तो पूरे देश में ये चुनाव आयोग की चोरी जो है और जो भारतीय जनता पार्टी मिलीभगत से हो रही है, इस पर रोक लगेगी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। 5-6 मिनट का वक्त बाकी है अपने इस कार्यक्रम में, जरा जल्दी से प्रफुल्ल कोलखियान जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। सर मैं ये कह रहा था कि जो लाल बाबू हुसैन का जो संदर्भ आता है बार बार, तो उसमें GS वर्मा और MP सिंह और MC सेन जो हमारे न्यायाधीश शामिल थे, 3 खंडपीठ था, उसने साफ साफ कहा था कि मतदाता सूची में शामिल लोगों को बार बार अपनी नागरिकता का प्रमाण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, अपने मताधिकार को साबित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये एक ऐसा लाइन था जिसको क्रॉस करना वर्तमान समय में बिल्कुल ही मुश्किल था, और वो एक लार्जर बेंच का मामला था, इसे लार्जर बेंच का मामला था, उसको ये क्रॉस नहीं कर सकते थे और न करना चाहते थे। चुनाव आयोग के इरादों में कितना संशोधन हुआ है, कितना सुधार हुआ है, सवाल ये है। प्रक्रिया में थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन उनके इरादों में शायद कोई सुधार न हुआ हो, क्योंकि वो पूरी तरह से राजनीतिकरण उनका हो चुका है। सर 1 मिनट में शाकिब जी,
क्या बीएलओ का उन लोगों से भी आपका टच रहता है? जरा समझना चाहता हूं कि बीएलओ की अब मंशा, उनकी प्रतिक्रिया ये कैसी दिखाई दे रही है इस केस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? राजीव भाई, कल की मैं बात आपको बता देता हूं, मेरे शायद परसों की बात है कि कुछ बीएलओ अब इस लेवल तक इरिटेट हो चुके हैं सरकारी दबाव के कारण कि अब बीएलओ जो है वो हंगामा कर रहे हैं। मैंने उस दिन शायद परसों ही आपको बताया था कि एक डीडीसी साहब ने जो है उनको गाली दे दिया और सैकड़ों बीएलओ जो है वो इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे। तो असल खेल जो है राजीव भाई अब शुरू होना है जब ये सूची बूथवार नामवार जो है ये टांगेंगे, जैसा इनको आदेश दिया गया है। और उसके बाद जब बीएलओ जो है लोगों को बताएगा कि ये आपका एपिक नंबर है, ये अब जब लोग उनको ढूंढेंगे या वो उनको जब पता चलेगा कि ये मेरा एपिक नंबर है, मेरा ये नाम है और मुझे मृत की सूची में डाल दिया गया है या मुझे परमानेंटली शिफ्टेड की सूची में डाल दिया गया है। तो अभी तो राहुल गांधी जी जो है वो 10-12 लोगों के साथ चाय पी रहे थे। अब अगर 1 लाख भूत दिल्ली में आ जाए तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, है ना। मुनव्वर राना साहब ने एक शेर कहा था, मैं बस एक शेर से अपनी बात खत्म कर दूंगा कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता था, हुकूमत के इशारों पे तो मुर्दा बोल सकता था, है ना। और बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता था, से झूठा बोल सकता था। बिल्कुल सही है। और झूठ की बात जो है आगे कितनी दूर तक आप बढ़ाओगे, कितना फैलाओगे, लेकिन ये सच है कि वोटों की चोरी होती है इस देश में, ये सच है और ये अब धीरे धीरे साबित हो रहा है। कहाँ तक इस पर रोक लगते हुए देखते हैं प्रशांत जी, जल्दी से 1 आध मिनट में। जल्दी से। जी महादेवपुरा में जो राहुल गांधी ने खुलासे किए और जो बिहार की लिस्ट के बाद जो मीडिया में आया, उससे बहुत साफ है कि एक तो मकान नंबर 00 है और मकान नंबर 80, ये 2 मकानों को तो जिला घोषित कर देना चाहिए, इतने लोग हैं उसमें। एक कमरे के मकान है, जिले के बराबर है, डिस्ट्रिक्ट है ये मकान नंबर 00। इतना कैजुअली काम हुआ है। और मेरा इसमें आखिरी एक पॉइंट इस दौर में कह रहा हूं, बाकी हम लोग चर्चा करते रहेंगे इस पे। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत निराश किया है। देखिए, ये वोट देने का अधिकार था, नागरिकता का सवाल था। जैसा अभी बता रहे थे कुलख्यान साहब कि लाल बाबू हुसैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि चुनाव आयोग को नागरिकता नहीं तय करनी है, नागरिकता का सवाल था। कितने लोगों का? 65 लाख लोगों का। कोर्ट कौन गया था? वो पार्टियां जिनके पास 240 सीटें, 236 सीटें लोकसभा में, लगभग पूरा विपक्ष वहां पे गया हुआ था। उसके बाद कुछ सिविल सोसाइटीज के लोग गए हुए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा हियरिंग आप सुनिए, आपने लगातार उसकी कवरेज की है कि बहुत कैजुअल अप्रोच था। वो अलार्मिंग नहीं था कि नागरिकता छीन रहे लोगों की। वो अलार्मिंग एक जो होता है कि आप व्यक्तिगत अधिकारों को, तो आप रात के 8 बजे भी आप बेंच लगाते हो अर्नब गोस्वामी के मामले में कि उसके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो गया। रात के 8 बजे आपने बेंच लगाई, वापस घर से आके बेंच लगाई, फैसला किया। यहाँ 65 लाख लोगों की नागरिकता का सवाल था और सबसे बड़ा अधिकार है। तो वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल है। जो रिलीफ है वो आंशिक है, खतरा अभी बना हुआ है वोट चोरी का और बड़ा खतरा है। जी राजीव, एक छोटा कमेंट जल्दी से समीर जी। राजीव जी, आपने जो कहा कि इसको लेकर उम्मीद क्या की जाए, तो ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि लोकतंत्र की मजबूती यही है कि जनता ही अपनी सरकार चुनती है और जब वो सरकार जनता के विरुद्ध चली जाती है तो उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी जनता करती है। उसके रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। अब चुनाव आयोग पूरे की पूरी विपक्षी पार्टी को एक तरह से झूठा बोल दिया, सीधे तौर पर कई बार कह चुका।
और संसद में चर्चा नहीं हो रही है, इग्नोर कर रहा है। लेकिन अब देखिए रास्ते उसके कैसे बन रहे हैं, इसलिए कि जनता की ताकत के साथ खड़ी हैं विपक्षी पार्टियां और जनता की ताकत, जनता का सहयोग उनको मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि सीधे तौर पर जनता को उनके मताधिकार जैसे मौलिक अधिकार से ही खारिज कर दिया जा रहा है जी। तो ये उम्मीद पूरी इसकी है कि इस मुद्दे पर जो वास्तविकता है, जीत होगी, जनता की ही जीत होगी और चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अमलेंदु जी क्लोज कीजिए एक आधे मिनट में, 30 सेकंड। हाँ बिल्कुल राजीव जी, देखिए ये मामला अब जिस तरह बढ़ रहा है, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वोट चोरी पे, तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो है उस पर रोक उसी तक पड़ेगा। फैसला अब राजीव जी इसी पे आना है कि SIR कर सकता है चुनाव आयोग की नहीं कर सकता है। मामला लाल बाबू हुसैन मामले का है और चुनाव आयोग से बार बार सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल पूछे और आखिर में सारे तर्क यही थे कि इनको ये करने का अधिकार ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते हैं। आप चुनाव आयोग हैं, आप मतदाता सूची का रिवीजन कर सकते हैं, गहन विशेष पुनरीक्षण नहीं कर सकते हैं। आपके नियमों में, संविधान में कहीं ये चीज़ नहीं है और आप संसद की शक्तियों का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसका अपहरण कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते। लंबी बहस चल सकती है। फौरी तौर पे जो राहत मिली है वो काफ़ी एक तरह से कहा जाए अच्छी राहत आप मान सकते हैं, लेकिन जो फैसला आएगा राजीव जी अब इस मसले पर वो यही आएगा कि चुनाव आयोग SIR नहीं कर सकता, नागरिकता जांचने का अधिकार उसको नहीं है और सीधी सीधी बात कि किसी भी व्यक्ति का नागरिकता खारिज नहीं की जा सकती वोटर लिस्ट के आधार पे, और अगर करनी होगी, ये माना जा चुका है लाल बाबू हुसैन मामले में, तो उसको अब 3 जनों की खंडपीठ के बजाय 5 जनों की खंडपीठ अगर खारिज करती है तभी वो हो सकता है, वरना इससे पहले नहीं हो सकता। राजीव बिल्कुल सही बात है। शायद ये इस बात को क्योंकि लाल बाबू हुसैन का मामला जो है उसको बार बार उसका जिक्र तमाम वकीलों ने, उस समय वरिष्ठ वकीलों ने वो जिक्र वो लेकर आए थे और शायद इसलिए यहाँ पर पहले अंतरिम राहत और इसके बाद जो शुक्रवार को सुनवाई होनी है अभी कमिंग फ्राइडे को, उसमें ये मसला और आगे आएगा और उम्मीद हम यही करते हैं कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ही रद्द होगी। ये जो प्रोसीजर है वो उसको रद्द करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, माननीय न्यायालय की तरफ से ये होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। चलिए, वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा आगे बढ़ रहा है और गद्दी पर कोई भी बैठा रहे, सरकार किसकी भी रहे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव आयोग को यहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, गलतियाँ ना हो, पारदर्शिता हो और सबसे बड़ी बात यहाँ एक और कि लोगों का भरोसा आप पर बना रहे। ये भरोसा जीतना चुनाव आयोग का काम है। वोट चोरी पर लगाम कब और कैसे, किस दिशा में जाते हुए हम देखेंगे, इस लगाम को आने वाला वक्त बताएगा। चर्चा हम लोग जारी रखे हुए हैं, आप दूसरे चैनलों पर भी देखिए और ये एक मैराथन बहस चल रही है वोट चोरी के खिलाफ और आप लोगों को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, समीर जी, फर्राज शाकिब जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथियों, शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। और आप जानते हैं 7 बजे शाम को न्यूज़ पॉइंट में बहुत सारी ऐसी बातें जो दिन भर के घटनाक्रम और उसके अलावा बहुत कुछ ऐसी जो आप कहीं और नहीं सुन पाते हैं, कहीं और नहीं देख